तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प लेकिन सच कहूं तो थोड़ी खौफनाक चर्चा में सीधे चलते हैं। आज हम एक ट्रू क्राइम केस स्टडी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा डिजिटल जाल जिसे इतनी चालाकी और सफाई से बुना गया है ना कि यकीन मानिए कोई भी इंसान आसानी से इसका शिकार बन सकता है। इसे हम फेडेक्स ट्रैप कह सकते हैं। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये सिर्फ आपके बैंक से पैसों की चोरी का मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर इंसानी दिमाग को हैक करने की एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अब सोचिए, इस पूरे खौफनाक खेल की शुरुआत कितनी मामूली सी घटना से होती है। तारीख थी 14 मार्च, सुबह के करीब 11:22 का वक्त था। एक शख्स आराम से अपने घर पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल उठाते ही एक ऑटोमेटेड आवाज सुनाई देती है, आपका एक पार्सल रोक लिया गया है, ज्यादा जानकारी के लिए एक दबाएं। बस यही वो ट्रिगर था। ये एक ऐसा आम सा मैसेज है ना, जिसे सुनकर कोई भी हड़बड़ाहट में वो बटन दबा ही देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार शिकार कौन हुआ होगा, कोई बुजुर्ग या शायद ऐसा इंसान जिसे फोन चलाना ज्यादा नहीं आता? बिल्कुल नहीं। सच्चाई यही तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। पीड़ित का नाम है अजय, उम्र सिर्फ 30 साल। गुरुग्राम की एक जानी मानी आईटी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं। रहते हैं दिल्ली के पोश इलाके पंजाबी बाग में। मतलब एकदम वेल एजुकेटेड टेक सैवी आईटी प्रोफेशनल। हम अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि साइबर ठगी का शिकार सिर्फ वो होते हैं जिन्हें डिजिटल दुनिया की समझ नहीं होती, लेकिन ये केस साबित करता है कि ये स्कैमर्स कितने शातिर हो चुके हैं। सच पूछिए तो इनके रडार पर हम और आप सभी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आईटी फील्ड का इंसान, एक प्रोफेशनल, इस जाल में फंस कैसे गया? इसका जवाब छिपा एक साइकोलॉजिकल टर्म में, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल नंबिंग या मनोवैज्ञानिक सुन्नपन। असल में ये क्रिमिनल्स जानबूझकर एक ऐसा दिमागी खेल खेलते हैं जहां वो इतना ज्यादा डर और पैनिक पैदा कर देते हैं कि इंसान की जो तर्क करने की क्षमता होती है ना, उसका जो लॉजिक होता है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हम यही तो समझने वाले हैं कि कैसे ये स्कैमर्स अपने शिकार का दिमागी तौर पर पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। इस स्कैम की शुरुआत होती है एक भारी कंफ्यूजन से। अब देखिए सच्चाई क्या थी। अजय दिल्ली में बैठे थे और उन्होंने कभी कोई पार्सल भेजा ही नहीं था, लेकिन स्कैमर्स ने बड़ी ही कॉन्फिडेंस से दावा किया कि उनका एक पार्सल जो मुंबई से कनाडा के किसी मंजीत नाम के शख्स को जा रहा था, उसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है। जाहिर है अजय ने पार्सल भेजने से साफ मना कर दिया और यहीं पर उस नकली कस्टमर केयर वाले ने तुरंत अपना पैंतरा बदला। उसने कहा, ओह, तो शायद किसी ने आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। और बस यही वो पहला बीज था जिसने अजय के दिमाग में खौफ पैदा करना शुरू कर दिया। आप ध्यान दीजिएगा, ये स्कैमर्स अपना असली खेल कैसे खेलते हैं। ये लोग ना नकली अधिकारियों की एक पूरी चेन बना लेते हैं। पहले वो फेक कस्टमर सर्विस वाला बात करता है, फिर वो बड़ी चालाकी से कॉल को ट्रांसफर करता है कोलाबा पुलिस स्टेशन के एक फेक सब इंस्पेक्टर को। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद वायरलेस पर एक फेक एसीपी की एंट्री होती है और आखिर में एक फेक पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील भी आ जाता है। इसे कहते हैं एस्केलेशन ऑफ अथॉरिटी। ये पूरी की पूरी चेन एकदम स्क्रिप्टेड होती है ताकि शिकार का भरोसा जीता जा सके और इसे इतना डरा दिया जाए कि उसे बचने का कोई और रास्ता ही नजर ना आए। इस डर को और ज्यादा पक्का करने के लिए ये स्कैमर्स एक बहुत ही भयानक तरीका अपनाते हैं। वो अजय को शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। एक वीडियो कॉल की जाती है। स्क्रीन पर मुंबई पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स दिखता है जिसके पीछे दीवार पर बाकायदा पुलिस का लोगो लगा है। और उसका पहला ऑर्डर क्या होता है? वो कहता है, अपना दरवाजा लॉक कर लो, कैमरे पर पूरा कमरा दिखाओ, वहां कोई और नहीं होना चाहिए। सोचिए, इस एक लाइन ने अजय को बाहरी दुनिया और किसी भी तरह की मदद से पूरी तरह काट दिया। वो अपने ही कमरे में उन ठगों की बनाई हुई एक भयानक दुनिया में कैद हो गए। इस अकेलेपन का पूरा फायदा उठाया उस नकली सब इंस्पेक्टर ने, जिसका नाम था भूपेंद्र। उसने बहुत ही शातिराना तरीके से एक ऑफिशियल इंटेरोगेशन यानी आधिकारिक पूछताछ का नाटक शुरू किया। इस पूछताछ में उसने क्या क्या नहीं पूछा। उम्र, फैमिली बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, यहाँ तक कि माता पिता क्या करते हैं, ये भी उगलवा लिया। एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बहाने इन स्कैमर्स ने अजय की पूरी फाइनेंशियल और पर्सनल कुंडली निकाल ली। जब सारी जानकारी उनके पास आ गई, तब शुरू हुआ असली मनोवैज्ञानिक आतंक। ये माहौल मिनट दर मिनट इतना घुटन भरा होता गया कि क्या बताएं।
पहले ही मिनट में अजय को बताया गया कि उनकी आईडी का इस्तेमाल एक बड़े ड्रग सिंडिकेट में हुआ है। 5 मिनट बीतते बीतते बैकग्राउंड में पुलिस वायरलेस रेडियो बजने लगता है, जहां एक सीनियर ऑफिसर की कड़क और गुस्से वाली आवाज आती है जो अजय के नाम के अरेस्ट वारंट की बात कर रहा है। 10वें मिनट तक अजय पर 80 लाख रुपए के ड्रग्स खरीदने का संगीन इल्जाम लगा दिया जाता है और 15वें मिनट तक आते आते सीधे 3 महीने की जेल और सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने की खौफनाक धमकी दे दी जाती है। जब इंसान इस तरह मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है ना, तब ये स्कैमर्स अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल। वो वायरलेस पर चिल्लाने वाला सीनियर ऑफिसर बन जाता है बैड कॉप, जो बस अजय को तुरंत गिरफ्तार करना चाहता है। वहीं ये जो सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र था, वो अचानक से एक हमदर्द, एक मसीहा बन जाता है। वो कहता है कि रुको, एक रास्ता है। मैं तुम्हारी बात एक सरकारी वकील एडवोकेट दीपक से करवाता हूँ। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां पीड़ित को सच में लगने लगता है कि चलो, कोई तो है जो मुझे बचाना चाहता है। अब इस राहत के साथ साथ एक बिल्कुल नामुमकिन सी शर्त रख दी जाती है। वो जो नकली वकील था ना, उसने कहा कि अजय को आज ही शाम 6 बजे तक मुंबई हाईकोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, उस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे और अजय दिल्ली में बैठे थे। 2:30 बजे दिल्ली से शाम 6 बजे मुंबई हाईकोर्ट पहुंचना इम्पॉसिबल। और यही तो उनकी चाल थी, एक ऐसा पैनिक और जल्दबाजी का माहौल बना दो कि इंसान के पास सोचने, समझने या किसी से सवाल करने का 1 सेकंड का भी वक्त ना बचे। और इसके बाद बिछाया जाता है वसूली का असली जाल। एक एक करके पैसों की डिमांड शुरू होती है। सबसे पहले मुंबई में अग्रिम जमानत के नाम पर 98,900 रुपये मांगे गए। कहा गया कि इससे सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे और 97,000 रिफंड हो जाएंगे। फिर कहा गया कि यही सेम प्रोसेस दिल्ली के लिए भी करना होगा और फिर से 98,900 रुपये मांगे गए। और तो और लीगल ड्राफ्ट टाइपिंग जैसी फालतू चीज के लिए भी 5,800 रुपये ऐंठ लिए। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? ये सारा का सारा तथाकथित सरकारी काम व्हाट्सएप पर हो रहा था। व्हाट्सएप पर अशोक चक्र लगे हुए एकदम फर्जी दस्तावेज भेजे जा रहे थे। जरा इस अमाउंट को देखिए, 98,900 रुपीज। ये वो पहली रकम थी जो उन्होंने मांगी थी। कितनी बड़ी हिम्मत है इन लोगों की, है ना? लेकिन उस भयानक डर और साइकोलॉजिकल नंबिंग की वजह से अजय ने बिना एक पल सोचे ये भारी भरकम रकम तुरंत ट्रांसफर कर दी। उनका लॉजिक, उनका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। और उन स्कैमर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर शिकार ने एक बार पैसे दे दिए ना, तो वो तब तक पैसे भेजता रहेगा जब तक उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, हर भ्रम कभी ना कभी तो टूटता ही है। जब अजय के अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो गए, तब अचानक वो कॉल कट गई, नंबर ब्लॉक कर दिया गया। जब अजय रोते हुए, घबराते हुए अपने कमरे से बाहर निकले और अपने परिवार को ये पूरी कहानी बताई, तब जाकर उनके भाई ने उन्हें सच्चाई बताई। बाहरी दुनिया की उस एक आवाज ने आखिरकार वो डर का तिलिस्म तोड़ा। तब जाके अजय को ये एहसास हुआ कि वो किसी असली पुलिस जांच का नहीं, बल्कि बहुत ही बड़े और बहुत ही शातिर साइबर फ्रॉड का शिकार बन चुके हैं। अब इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा ये है कि भाई इस जाल से बचा कैसे जाए। दिल्ली पुलिस के साइबर यूनिट के डीसीपी प्रशांत गौतम जी ने कुछ बहुत ही जरूरी सुरक्षा नियम बताए हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी अनजान नंबर से कोई कुरियर वाली कॉल आए तो उसे सीधे इग्नोर करें। किसी भी ऑटोमेटेड कॉल पर कभी कोई बटन ना दबाएं। कोई भी अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी फोन पर किसी के साथ शेयर ना करें। और अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तुरंत 1930 डायल करें और पुलिस को बताएं, या फिर साइबर क्राइम के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। इसके साथ ही कॉर्पोरेट साइट की भी बात सुन लीजिए। फेडेक्स जैसी बड़ी कंपनियों ने एकदम साफ शब्दों में एडवाइजरी जारी की हुई है। उनका कहना है कि वो कभी भी किसी भी ग्राहक से फोन पर उनकी बैंक डिटेल्स या कोई पर्सनल डेटा नहीं मांगते, और ना ही वो कभी फोन पर आपको कोई लिंक भेजकर उस पर क्लिक करने या पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। तो ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि फोन के दूसरी तरफ मौजूद कोई भी आवाज जो इस तरह से आपसे पैसे मांग रही है, वो कभी भी असली नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं। तो हमारी ये चर्चा एक बहुत ही डरावने लेकिन बेहद जरूरी सवाल पर आकर रुकती है। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां महज कुछ मिनटों का एक छलावा किसी की भी जीवन भर की गाड़ी कमाई को एक झटके में साफ कर सकता है, वहां फोन के दूसरी तरफ से आ रही उस आवाज की असलियत की गारंटी आखिर कौन दे रहा है? कोई नहीं। ऐसे में हर एक जानकारी को क्रॉस चेक करना, सवाल पूछना और हर वक्त सतर्क रहना ही इस खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल से बचने का इकलौता और सबसे मजबूत हथियार है।